बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपने विद्यालय को अब तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे, लेकिन हम जो दूरदर्शन के माध्यम से आपका विद्यालय आपके घर लेकर आए हैं, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग 5 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि गोला होता क्या है। स्क्रीन पर आप जो आकृति देख रहे हैं यह एक वृत्त की आकृति है। जब हम एक वृत्त को घुमाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है जिसे हम गोला कहते हैं। यानी कि गोला एक बंद समतल आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु, जिसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, से एक निश्चित दूरी पर रहता है, जिसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। गोले का बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट का जो गेंद होती है वह एक गोले के आकार की होती है। हमारी जो पृथ्वी है वह भी गोले के आकार की है। इसी तरह आप फुटबॉल खेलते होंगे, बास्केटबॉल खेलते होंगे, तो यह सभी गोले के उदाहरण हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की ओर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम एक बार दोहरा लेते हैं कि हम यहाँ पर कुछ पदों को क्या मान ले रहे हैं। यहाँ पर गोले के आधार की त्रिज्या को हम मान रहे हैं r, परिधि बराबर होगी 2 पाई r के, और वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, बराबर होगा पाई r वर्ग के। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे त्रिज्या r वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो त्रिज्या r वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्या r वाले 4 वृत्तों का क्षेत्रफल के। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 4 गुने पाई r वर्ग, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो रहा है 4 गुने पाई r वर्ग, अर्थात 4 पाई r वर्ग। तो इस भाग का हमारा पहला सूत्र जो हमने प्राप्त किया है वो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r वर्ग। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उससे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि अर्धगोला क्या होता है। जब हम किसी गोले को बराबर 2 भागों में बांटते हैं तो हमें अर्धगोला प्राप्त होता है, जिसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अर्धगोला का भी आधार होता है, और आधार है तो उसकी त्रिज्या भी होती होगी और उसका व्यास भी होता होगा। तो चलिए अब हम ज्ञात करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, अर्थात 1/2 गुने 4 पाई r वर्ग, यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r वर्ग के। तो यहाँ पर हमें दूसरा सूत्र प्राप्त हुआ है इस अध्याय का, जो कि है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि बराबर होता है 2 पाई r वर्ग के। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर अर्धगोले का एक आधार है, वृत्ताकार आधार। तो यहाँ से हम अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल योग वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल के। तो चलिए अब इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करके अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
हमें प्राप्त होगा 2 पाई r वर्ग योग पाई r वर्ग के, अर्थात 3 पाई r वर्ग के। तो यहाँ पर हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है 3 पाई r वर्ग। तो इस अध्याय में हमें तीसरा सूत्र प्राप्त हुआ है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई r वर्ग। तो इस तरह हमने प्राप्त किया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब हम इन सूत्रों का प्रयोग करके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, व्यास 14 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें गोले का व्यास दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या है। हमें यहाँ पर दिया गया है गोले का व्यास जो कि बराबर है 14 सेंटीमीटर के, और हमें अगर व्यास दिया हो तो हम उससे त्रिज्या बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा गोले की त्रिज्या बराबर 14/2 सेंटीमीटर अर्थात 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास गोले की त्रिज्या आ गई है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने प्राप्त किया था जो कि बराबर होता है 4 पाई r वर्ग के। तो चलिए अब हम यहाँ पर पाई और r के मान को प्रतिस्थापित करके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जो कि बराबर होगा 4 गुने 22/7 गुने 7 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग के, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 616 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में हमें एक अर्धगोलाकार कटोरा दिया गया है जिसकी मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है और इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और हमें कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। सबसे पहले हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। हमें इस प्रश्न में दिया गया है कटोरे की आंतरिक त्रिज्या जो कि बराबर है 5 सेंटीमीटर के और स्टील की मोटाई जो कि बराबर है 0.25 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हम कटोरे की बाहरी त्रिज्या बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जब हम कटोरे की आंतरिक त्रिज्या और स्टील की मोटाई को जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमें कटोरे की बाहरी त्रिज्या प्राप्त होगी आंतरिक त्रिज्या योग स्टील की मोटाई। जब हम इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 सेंटीमीटर योग 0.25 सेंटीमीटर अर्थात 5.25 सेंटीमीटर। तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या जो हमें प्राप्त हुई है वो है 5.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हमारे पास कटोरे की बाहरी त्रिज्या आ गई है। अब हमारे पास कटोरे की बाहरी त्रिज्या है तो हम कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं सूत्र के द्वारा। तो आइए ज्ञात करते हैं। कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगी 2 पाई r वर्ग के। तो चलिए अब हम यहाँ पर पाई और r के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। r हम यहाँ पर लेंगे बाहरी त्रिज्या का मान जो कि बराबर है 5.25 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर जब हम इनके मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुने 22/7 गुने 5.25 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 173.25 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह हमने कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर जो कि है, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को
पूर्णतया घेरे हुए है। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। यानी कि इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि त्रिज्या r वाला एक गोला एक लंबवृत्तीय बेलन को पूर्णतया घेरे हुए है और हमें ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इन दोनों प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक आकृति बनाकर देखेंगे कि वह किस तरह से पूर्णतया घेरे हुए होगी। इस आकृति में आप देख पा रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है इस प्रश्न में गोले की त्रिज्या जो कि बराबर है r। तो चलिए अब हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र द्वारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं इस प्रश्न में। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r वर्ग के। तो यहाँ पर अब हम पाई और r के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। जब हम इस सूत्र में पाई और r के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुने 22/7 गुने r वर्ग इकाई। तो इस तरह हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया सूत्र द्वारा। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी सूत्र हम जानते हैं जो कि बराबर होता है 2 पाई r h के। और इस प्रश्न में बेलन की ऊंचाई बराबर होगा 2r के, क्योंकि यह बेलन गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। तो इस बेलन की लंबाई बराबर होगी गोले के व्यास के और गोले का व्यास बराबर होगा 2r के। तो यहाँ से हमें बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो रही है h बराबर 2r। तो चलिए अब हम यहाँ पर पाई r और h के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम यहाँ पर इनके मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुने 22/7 गुने r गुने 2r वर्ग इकाई, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 गुने 22/7 गुने r वर्ग इकाई। तो इस तरह हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया जो कि बराबर है 4 गुने 22/7 गुने r वर्ग इकाई। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे भाग के प्रश्न की ओर, जिसमें हमें इन दोनों प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना था। तो यहाँ से हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो चलिए अब हम यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 गुने 22/7 गुने r वर्ग इकाई बटे 4 गुने 22/7 गुने r वर्ग इकाई। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यह सभी आपस में कट जाएंगे। तो हमें प्राप्त होगा क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 1/1 अर्थात 1:1। तो इस तरह हमने क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कर लिया यहाँ पर इस प्रश्न में, जो कि बराबर है 1:1 के। तो इस तरह हमने इस अध्याय में सूत्रों का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कर लिया। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम हमारे अगली वीडियो में पढ़ेंगे घनाभ और घन का आयतन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 9वीं का अध्याय 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। डेली टेस्ट 5। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सही सूत्र कौन सा है? ए 3 पाई r वर्ग, बी 2 पाई r वर्ग, सी 4 पाई r वर्ग, डी पाई r वर्ग। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सही सूत्र कौन सा है? ए 3 पाई r वर्ग, बी 2 पाई r वर्ग, सी 4 पाई r वर्ग, डी
पाई आर वर्ग। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सही सूत्र कौन सा है? ए 3 पाई आर वर्ग, बी 2 पाई आर वर्ग, सी 4 पाई आर वर्ग, डी पाई आर वर्ग। प्रश्न 4, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ए 125 सेंटीमीटर वर्ग, बी 275 सेंटीमीटर वर्ग, सी 500 सेंटीमीटर वर्ग, डी 616 सेंटीमीटर वर्ग। प्रश्न 5, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ए 125 सेंटीमीटर वर्ग, बी 462 सेंटीमीटर वर्ग, सी 500 सेंटीमीटर वर्ग, डी 550 सेंटीमीटर वर्ग। सही उत्तर है प्रश्न 1 का बी, प्रश्न 2 का ए, प्रश्न 3 का सी, प्रश्न 4 का डी, प्रश्न 5 का बी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है विश्व युद्धों के इतिहास का चौथा भाग। आज के वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम के ऊपर नजर डालेंगे और हम जानेंगे कि इस युद्ध के क्या परिणाम थे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 को। इस युद्ध की शुरुआत हुई जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध के शुरू होने के करीब 2 दिन बाद यानी कि 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस भी इस युद्ध में शामिल हो गए और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में अपनी सुरक्षा के लिए रूस बाल्टिक के 3 राज्यों को, जो कि थे एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया, इन पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों को मॉस्को बुलाया गया। मॉस्को में इन मंत्रियों ने सोवियत संघ के साथ संधि कर ली। मॉस्को की इस संधि के अनुसार सोवियत संघ को ये अनुमति दी गई कि वह अपनी सेना इन देशों में रखवा ले। रूस अपनी सुरक्षा के लिए फिनलैंड पर भी प्रभाव रखना चाहता था। इन दोनों देशों में बातचीत तो हुई, लेकिन वह कुछ समय बाद भंग हो गई, जिसके बाद सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण करा और 12 मार्च 1940 को फिनलैंड ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया और उनकी सेना आगे बढ़ने लगी। जून 1940 तक बेल्जियम और फ्रांस भी जर्मनी के कब्जे में आ गए। फ्रांस के आत्मसमर्पण करने के बाद इटली भी जर्मनी की ओर युद्ध में शामिल हो गया। इसके बाद हुआ रूस पर आक्रमण। 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और जर्मन सेना मॉस्को की ओर बढ़ने लगी, लेकिन रूस ने इस सेना का डटकर मुकाबला किया और जर्मनी की सेना को पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, इन दोनों राष्ट्र के बीच युद्ध करीब 5 महीने तक चला, जिसके दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रूस जाकर स्टालिन को मित्र राष्ट्रों की योजना समझाई और इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। रूस की सेना ने जर्मनी की सेना का डटकर मुकाबला किया और फरवरी 1943 में हजारों जर्मन अफसर और सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और रूस की सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। दोस्तों, जब इन दोनों राष्ट्रों के बीच में युद्ध चल रहा था तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसके चलते अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। ये घटना थी जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया 7 दिसंबर 1941 को। यह हार्बर अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था और यहाँ आक्रमण के बाद प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका का जो बेड़ा था वो तहस नहस हो गया।
इस घटना के चलते अमेरिका ने जापान पर 8 दिसंबर 1941 को युद्ध की घोषणा की। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिकी महाद्वीप के सारे देश जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए। दोस्तों, यूरोप में 1942 के बाद जर्मनी और सोवियत संघ के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई हुई। इसमें जर्मनी बुरी तरह पराजित हुआ। जर्मनी की इस हार के लिए द्वितीय मोर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस मोर्चे में जर्मनी, इटली और जापान को हराने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस मिलकर लड़े, जिसके परिणाम स्वरूप 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। जर्मनी की सेना को परास्त करने के बाद मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 में जापान पर भीषण आक्रमण किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार, जिसे एटम बम कहा जाता है, वो जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया, जिससे हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया। और दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया और नागासाकी भी पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद जापान के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और 2 सितंबर को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। चलिए दोस्तों, ये तो था इस युद्ध का घटनाक्रम। अब देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरकार परिणाम क्या थे। इस युद्ध का सबसे पहला परिणाम था धन जन की हानि। दोस्तों, इस युद्ध में व्यापक धन जन की हानि हुई। ये इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। फांसीवादियों ने यूरोप को एक बड़े कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों 5 करोड़ से अधिक लोग मौत के घाट उतर गए। इसमें से लगभग 2.2 करोड़ सैनिक थे और 2.8 करोड़ नागरिक। मानवीय क्षति के साथ साथ भौतिक संसाधनों का भी क्षय हुआ। अनेक प्राचीन नगर पूरी तरह नष्ट हो गए और दूसरे विश्व युद्ध की कुल लागत बहुत ही ऊंची थी। अनुमान के अनुसार यह लागत लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर थी। इस युद्ध का अगला परिणाम था यूरोपीय श्रेष्ठता और उपनिवेशों का अंत। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया महाद्वीप से यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभुत्वता लगभग समाप्त हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मिस्र जैसे राष्ट्र स्वतंत्रता पा गए थे। इसी तरह यूरोपीय श्रेष्ठता का अंत हुआ। युद्ध का अगला परिणाम था इंग्लैंड की शक्ति का घटना और रूस और अमेरिका की शक्ति में वृद्धि। दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इंग्लैंड की भी पराजय हुई। इंग्लैंड विश्व का सबसे शक्तिशाली देश नहीं रहा और इसके बदले में अमेरिका और रूस अपनी असीम आर्थिक संसाधनों के साथ विश्व की राजनीति में शक्तिशाली देशों के रूप में सामने आए। इस युद्ध का अगला परिणाम था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका कार्य था विश्व में शांति को कायम रखना। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ को अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस युद्ध का आखिरी परिणाम था विश्व में गुटों का निर्माण। दोस्तों, इस युद्ध के बाद विश्व साम्यवादी और पूंजीवादी खेमों में बंट गया। साम्यवादी खेमे का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था और पूंजीवादी खेमे का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इसी तरह
एक तीसरा खेमा भी सामने आया, जो कि थे गुटनिरपेक्ष राज्य। इस खेमे में नवोदित स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्र थे। अब पूंजीवादी राष्ट्र जो है वो सीधे सीधे साम्राज्यवादी मंशा को बदलने लगे और उपनिवेशों की स्थापना से भी बचने लगे। इस प्रकार साम्राज्यवाद का स्वरूप भी बदला। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी सीखा आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम देखा और हमने इस युद्ध के परिणामों पर भी चर्चा की। दोस्तों, इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए आप घर जाकर अपनी पुस्तक इतिहास की दुनिया में से ये पाठ जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्युत अध्याय का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से चीजों पर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विद्युत विभव से। विद्युत विभव होता क्या है, आइए जानते हैं। आप अपने सामने देख रहे होंगे एक चित्र आया है जिसमें दो पानी की टंकियां हैं। वाटर टैंक 1 पहली पानी की टंकी है और वाटर टैंक 2 दूसरी पानी की टंकी है। पहली पानी की टंकी में जो पानी का स्तर है वो ज्यादा है, दूसरी में कम है। अब होगा क्या, मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि अब क्या होगा। जाहिर सी बात है, ये चीज आपने आमतौर पर भी देखी होगी कि जो पहला टैंक है वहां से पानी दूसरे टैंक में बहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये चीज आपने आमतौर पर भी देखी होगी। तो जब हम ऐसे दो टंकियों को एक साथ जोड़ेंगे, एक में पानी ज्यादा होगा दूसरे में कम होगा, तो ज्यादा से कम की तरफ पानी बहेगा। यही चीज होती है विद्युत में भी। क्या होता है, जहां पर ज्यादा विभव होता है वहां से कम विभव वाली जगह पर बहता है। तो ये होता है विद्युत विभव। आइए हम आगे इसके बारे में और बातें करते हैं। विभवांतर, आइए जानते हैं विभवांतर होता क्या है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के
अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है जिसे विभवांतर कहते हैं। आप इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं विभवांतर के फॉर्मूले के बारे में। आपके सामने स्क्रीन पर जो फॉर्मूला आया है वो विभवांतर का फॉर्मूला है। विभवांतर यहाँ पर V है, तो फॉर्मूला है V बराबर W/Q। यहाँ पर जो W है वो जो कार्य किया गया है वो है, और जो Q है वो आवेश है। तो विद्युत विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो आप ये दो बातें अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1 वोल्ट की। बहुत बार परीक्षा में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि 1 वोल्ट क्या होता है, या फिर 1 वोल्ट के बारे में लिखिए। तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये चीज आपको परीक्षा में लिखनी है। अगर ये पूछा जाए कि 1 वोल्ट के बारे में लिखिए या 1 वोल्ट क्या होता है, तो ये चीज भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर विभवांतर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हमेशा 2 बिंदुओं से पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं। तो ये 2 बातें आप वोल्ट मीटर के बारे में लिख लीजिए। अब बात करते हैं प्रतीकों की। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में ये चीज दिखाई थी कि एक मैंने आपको विद्युत परिपथ दिखाया था, उसमें कुछ चीजें थी जो शायद आपके समझ में नहीं आई होंगी। तो आज मैं आपको ये समझा देता हूं कि वो कौन कौन सी चीजें थी और वो क्या दर्शाती हैं। तो ये टेबल है आपके सामने। जो अव्यय वाला कॉलम है वहां पर वो चीज के बारे में लिखा है कि वो चीज कौन सी थी, और उसके दाहिने तरफ उसका प्रतीक बना हुआ है। आप इस टेबल को अपनी कॉपी में हूबहू लिख लीजिए। इसके अलावा एक और टेबल है जो कि ये है, आप इसे भी अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने विद्युत विभव के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने विभवांतर के बारे में पढ़ा, और आखिरी में हमने प्रतीकों के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आई होंगी, और मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें अपनी जो एनसीईआरटी है विज्ञान की, उससे पढ़ लीजिए एक बार दोबारा से, और साथ में इन सब चीजों के ऊपर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिए। आइए अब देखते हैं कि आने वाली वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो हमारी अगली वीडियो में हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कारक के बारे में पढ़ेंगे, और आखिरी में हम प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन नामक अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने हिंद चीन के बारे में चर्चा करते हुए हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों के आगमन और उनके आगमन के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की थी। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता तथा हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंद चीन में
फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोह का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा। अब छोटे छोटे मामलों में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी में फान बोई चाओ ने दुई तान हुई नामक एक संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग दे को बनाया गया। दोस्तों, फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। इसके बाद जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। साथ ही रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचार भी इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। इसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता फान चू त्रिन, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र इसी तरह के विचारों के समर्थक थे। सन्यास सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दिया। इन्हीं छात्रों ने वियतनाम कुआन फुक होई अर्थात वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचिन चीन, अन्नाम, तोकिन जैसे शहरों में ही सीमित था, परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों को सेना में भर्ती कराया गया। हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। यहाँ के मजदूरों को युद्ध में प्रथम पंक्ति में रखा जाता था, अतः मारे जाने वालों में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंद चीन में लोगों पर हुई और 1914 में देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ, लेकिन सशंकित फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला। दूसरी तरफ जनता की हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी। इसी कारण जनता ने क्रुद्ध होकर 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन भी किया। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही शासन पर ध्यान दिया गया। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत प्रशासन ने कुछ उदार नीतियां अपनाई, जिसमें कोचिन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उनके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। साथ ही असैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाने लगा। राजघरानों ने भी अपने प्रशासन में सुधार करना शुरू कर दिया, परंतु इन नाम मात्र के सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं हो सकती थी। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 ईस्वी में न्यूगन आई कोक हो ची मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन शिक्षा प्राप्त करने मास्को चला गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में हो ची मिन ने वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कोंग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। चावल, रबर आदि के दाम गिर गए। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपनाने लगे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान ही था, जो अंदर ही अंदर खोलता जा रहा था और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने वियतनामियों को एक निर्णायक रास्ता प्रदान किया। जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया और फ्रांस में जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो गई। जापान ने पूरे हिंद चीन में अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। मौका पाकर वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारी जापानियों और फ्रांसीसियों के विरुद्ध कार्यवाही
करने लगे। इसके साथ साथ हो ची मिन्ह के नेतृत्व में क्रांतिकारी पीड़ित किसानों, आतंकित व्यापारियों तथा बुद्धिजीवियों को शामिल कर छापामार युद्ध नीति अपनाने लगे। 1944 में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया और अमेरिका ने जापान पर परमाणु आक्रमण कर दिया, जिसके कारण जापान ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। इस स्थिति में जापान की सेनाएं वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि खुद को पुनः हिंद चीन में स्थापित कर सके। इसका लाभ उठाते हुए 2 दिसंबर 1945 को राष्ट्रवादियों ने वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस सरकार का प्रधान हो ची मिन्ह बनाए गए। वैसे भी हिंद चीन अनेक राज्यों में विभक्त था और जापानी सेनाएं हिंद चीन से निकल रही थी। कंबोडिया, लाओस, अन्नाम में पुनः प्राचीन राजवंशों को प्रतिष्ठा मिलने लगी थी। इसी क्रम में अन्नाम का शासक बना बाओदाई, परंतु इन शासकों का साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना बहुत कठिन था। अंततः बाओदाई ने 15 अगस्त 1945 को ही अपना पद छोड़ दिया और वियतनाम एक गणराज्य बन गया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्यों की पुनर्स्थापना में लग गए। फ्रांस भी हिंद चीन में अपने डूबते साम्राज्य को बचाना चाहता था, अतः उसने एक नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई। फ्रांस ने घोषणा की कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा, जिसमें अधीनस्थ उपनिवेश भी शामिल रहेंगे। इस महासंघ का एक अंग हिंद चीन भी होगा। अधीनस्थ उपनिवेशों की सेना और विदेश नीति पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। परंतु जापानी सेनाओं के हटते ही फ्रांसीसी सेना जैसे ही सौगान पहुंची, वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना सौगान में ही फंसी रही। अंततः 6 मार्च 1946 में हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना। साथ ही माना गया कि यह गणराज्य हिंद चीन संघ में होगा और हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। इसके बाद 1949 में हो ची मिन्ह ने खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार लिया और पूर्णतः साम्यवादी बन गया। 1950 में रूस और चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी, साथ ही अत्यधिक सैनिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता, हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत अमेरिकी हस्तक्षेप, लाओस में गृह युद्ध और कंबोडियाई संकट, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पहला प्रश्न है, दुई तान हुई नामक संगठन किसने बनाया? हो ची मिन्ह, फान बोई चाऊ, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? हो ची मिन्ह, फान बोई चाऊ, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन कब बना? 1914, 1915, 1916, 1917। विश्वव्यापी मंदी कब हुई? 1920, 1930, 1940, 1935। फ्रांस जर्मनी से कब हारा? जून 1940, जून 1949, अगस्त 1947, जनवरी 1950। इनके सही उत्तर हैं
गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक
अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspire-awards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। उपलब्ध है तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।